हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। गाइस, इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो गाइस, उनकी वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर गाइस आपने हमारी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल 19 क्वेश्चन मेंशन करे हैं, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रा द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। गाइज, यहाँ पे हमने जो हमारी बैक्टीरिया की सेल होती है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोले तो उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको भी हमने अच्छे से मेंशन करना है। तो चलिए गाइज, इसका डायग्राम देख लेते हैं, किस तरह से हमारा डायग्राम होता है बैक्टीरिया की सेल का। यहाँ पे गाइज हमारा एक कैप्सूल की तरह आपको बॉडी दिख रही होगी। ये हमारी पूरी बैक्टीरिया की सेल की बॉडी है। जो इसका आउटर मोस्ट जो हमारी लेयर है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है? कैप्सूल उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जो हमारी बैक्टीरिया की सेल होती है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसके जस्ट अंदर वाली जो हमारी लेयर है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है उसको शेप और साइज प्रोवाइड कराती है। बैक्टीरिया की किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगी, क्या उसकी शेप रहेगी, उसके लिए हमारी सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में गाइस, इसके जस्ट अंदर आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। इसके बाद में गाइस हमारा आता है इंक्लूजन बॉडी। फिर हमारे न्यूक्लियोइड हैं, न्यूक्लियोइड के अंदर हमारे डीएनए होते हैं। हमारा फिर साइटोप्लाज्म आता है, मीसोसोम आते हैं। और गाइस, इसके बाद हमारा आता है पिलाई। पिलाई क्या करता है? पिलाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। पिलाई एक तरह से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है और उसी की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो गाइस, ये सारी बैक्टीरिया के ऑर्गेनल्स के पार्ट हो गए, जो हमारी बैक्टीरियल सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब के बारे में आप देख लें अच्छे से, इनका क्या काम है, आप इन सबको अच्छे से देख के जाएं। तो चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लेते हैं किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती हैं, इनके बीच में हमने डिफरेंस बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले गाइस, जो हमारा प्रो आ रहा है, प्रो का मतलब होता है बिफोर और प्रिमिटिव, एंड यू का मीन्स होता है ट्रू और मॉडर्न। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं मीन्स एक तरह से हमारी होती हैं ओल्ड और प्रिमिटिव सेल होती हैं। और यू का मतलब क्या हुआ? हमारा ट्रू और मॉडर्न, ये हमारी मॉडर्न टाइप सेल होती हैं। और गाइस, जो हमारा कार्योट्स है, कार्योट्स का मीन्स होता है सीड और न्यूक्लियस। तो गाइस, अब इन सबको मिला के देख लेते हैं। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हुई उनका मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव और ओल्ड सेल। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल हुई उनका मतलब क्या हुआ? हमारी मॉडर्न टाइप सेल या हमारी ट्रू सेल। तो चलिए गाइस, अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, किस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ हमारी हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव और ओल्ड सेल बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? मॉडर्न टाइप सेल्स। एंड है गाइस, डू नॉट कंटेन इन अ वेल डेवलप फॉर्म। गाइस, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारी ये वाली सेल होती हैं यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप फॉर्म में होता है, मीन्स एक तरह से अच्छा खासा डेवलप हो चुका होता है। इसके बाद में गाइस हमारा आता है कि एंड ऑल्सो सम ऑर्गेनेल्स नॉट डेवलप्ड। और इसके बाद में क्या होता है? इसका जो न्यूक्लियस होता है वो तो डेवलप नहीं होता है फुली फॉर्म में, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि मान लो राइबोसोम, मीसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, ये हमारे उसके अंदर डेवलप ही नहीं हुए होते हैं। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर हमारे डेवलप होते हैं, फुली डेवलप होते हैं। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते होंगे कि यहाँ पे क्या है, जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो एक तरह से फुली डेवलप नहीं है, और जो इसका जो न्यूक्लियस है वो भी एक तरह से फुली डेवलप नहीं है। तो इसके अंदर क्या है? इसको हम बोलते हैं जनरली प्रिमिटिव सेल या ओल्ड सेल। और ये वाली हमारी सेल है, किसके अंदर होती है? जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, ये हमारे प्लांट्स, एनिमल और फंजाई के अंदर होती है। आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? सारे पार्ट्स जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो एक तरह से बेल मैनर में, एक तरह से बेल डेवलप हैं, और पूरी तरह से हमारा क्या है? एक कंप्लीट सेल बना रहे हैं। तो गाइस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देख लेते हैं इसमें क्या है। डिफाइन पॉस्चराइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द माइक्रोबायोलॉजी। गाइज, यहाँ पे हमने क्या करना है? जो हमारी पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस है उसे डिफाइन करना है, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनका हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या योगदान रहा है उसके बारे में हमने बताना है। तो गाइज, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉस्चराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है।
तो गाइस यही एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं, जो हमारा दूध होता है उसे हीट करते हैं टू अ हाई इनफ टेम्परेचर, एक हाई इनफ टेम्परेचर पे, जो हमारा इनफ सफिशिएंट जो टाइम होता है उस टाइम में और एक इनफ टेम्परेचर पे हम मिल्क को हीट करते हैं और उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। और जो पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है गाइस, एक इसके अंदर स्टैंडर्ड है। अगर हम मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 30 मिनट्स के लिए, तो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे हमारे किल हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे कि हमारी पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद में गाइस हम रोल की बात करते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन की। जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इनका हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किस तरह से रोल रहा है, क्या इनका योगदान रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइस क्या है, ही डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू किल द बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया था, पहली एंटीबायोटिक की खोज की गई थी वो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, जिन्होंने हमारी खोज की थी पेनिसिलियम की। और गाइस इन्होंने इसे कहाँ से डिस्कवर किया था, पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि हमारे तंबाकू में प्रेजेंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देख लेते हैं क्या है, डिफाइन सेल कल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सेल कल्चर के बारे में बताना है, सेल कल्चर क्या होता है और सेल कल्चर के क्या एप्लीकेशन है हमारे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारी सेल कल्चर क्या होता है। डिफाइन एज द कल्टिवेशन ऑफ सेल आउट फ्रॉम द बॉडी बाई प्रोवाइडिंग अ सुटेबल इन्वायरमेंट एंड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि मान लो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेल को कल्टीवेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी बॉडी टिश्यू से हमने सेल ले ली, ठीक है, उस सेल को हमने क्या कराना है, उसका कल्टीवेशन कराना है। तो क्या करते हैं, इस कल्टीवेशन को क्या कराते हैं हम आउटसाइड द बॉडी। जैसे कि मान लो बॉडी के अंदर जो कराते हैं वो तो हमारी नेचुरली होता है, बट हम क्या करते हैं सिंथेटिक तरीके से कराते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से हम सेल का कल्टीवेशन कराते हैं। हम सेल का क्या बनाते हैं, एक सस्पेंशन बना लेते हैं, जो हमारा सोल्यूशन होता है। सेल का सस्पेंशन बनाने के बाद में क्या करते हैं, हम इसका जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। कल्चर मीडिया में डालने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके ग्रो कराते हैं। कल्चर मीडिया में हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सेल के लिए चाहिए होते हैं। तो क्या होता है, सेल के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो पूरा हमारा जो सूटेबल टेम्परेचर होता है, वो सारी जो कंडीशंस होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं और सेल के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे सेल क्या होता है, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेल का डेवलपमेंट करते हैं या सेल का कल्टीवेशन करते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं द कल्टीवेशन ऑफ सेल आउटसाइड द बॉडी, है ना, बाय द हेल्प ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट्स एंड कल्चर मीडिया। तो इस तरह से गाइस हम कह सकते हैं जो हमारा सेल कल्चर है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। सेल कल्चर के क्या एप्लीकेशन हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो देख लेते हैं गाइस। टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द सेल एंड डिजीज काउजिंग एजेंट लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जो हमारी सेल होती है, सेल का जो इंट्रैक्शन है, हमारी सेल का इंट्रैक्शन किस तरह से होता है हमारे डिजीज काउजिंग एजेंट के थ्रू। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया और वायरस का हमारी सेल के बीच में किस तरह से इंट्रैक्शन है, उस इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए कौन कौन सा, किस तरह से हमारा बैक्टीरिया सेल के लिए डैमेज करता है, किस तरह से इसको हम क्या करते हैं, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट करेंगे और किस तरह से हमारे जो डिजीज काउजिंग एजेंट होते हैं वो हमारी सेल को डैमेज करते हैं, उसके बारे में गाइस हम स्टडी करते हैं। इसके बाद गाइस हमारा आता है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग कॉस्मेटिक एंड केमिकल्स ऑन ग्रोथ ऑफ सेल। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी न्यू ड्रग हमने कोई डेवलप की है उसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे कि हमारे कोई कॉस्मेटिक है या हमारे केमिकल्स हैं, उन जो हमारी सेल की ग्रोथ हो रही है उस पर किस तरह से इफेक्ट करते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि मान लो गाइस हमने कोई नई ड्रग, जो हमारे नया कॉस्मेटिक है उसको हमने डेवलप किया, अब उसको हम सीधा स्किन पे थोड़ी लगा लेंगे। जैसे कि हम सीधा स्किन पे अप्लाई करेंगे तो इट मे बी हार्मफुल फॉर अस। तो इसका हम क्या करते हैं, ना ही हम इसका हम एनिमल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेपरेट एक कल्चर मीडिया तैयार कराते हैं, उसके अंदर जो भी हमारी सेल्स होती हैं उनको ग्रो कराते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया की सेल होती है उनको हम ग्रो कराते हैं। अब जो हमारी ड्रग है वो किस तरह से इसको इफेक्ट कर रही है, हम इसकी इफेक्टिवनेस को फिर चेक करते हैं उस कल्चर मीडिया में यूज करके। जो हमारी ड्रग है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगाते हैं। अगर वो हमारे बैक्टीरिया को डैमेज कर पा रही है, जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनको किल कर पा रही है, तो हमारी ड्रग इफेक्टिव है। अगर हमारी जो माइक्रोब्स हमारे कल्चर मीडिया के अंदर हमने ग्रो कराए हैं उनको डैमेज नहीं कर पा रही है, उनको मतलब एक तरह से हमें उनसे प्रिवेंट नहीं करा पा रही है, तो हमारी ड्रग क्या है, लेस पोटेंट है, हमारी फुली इफेक्टिव नहीं है। तो इस तरह से हम ड्रग की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। अब गाइस यहाँ पे हमने डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक को डिफाइन करना है। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक क्या होते हैं। तो गाइस डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, इसमें क्या आ रहा है, डिस आ रहा है। डिस का मीन्स अगेंस्ट, इन्फेक्टेंट मीन्स इन्फेक्शन के, ऐसे सब्सटेंस या हमारे ऐसे केमिकल कंपाउंड जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करें उनको हम बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट।
तो गाइज ये हमारे ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यूज टू किल माइक्रोब्स एंड लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। ये हमारे बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए यूज होते हैं। डेट काउज इन्फेक्शन और डिजीज, जो हमारे इन्फेक्शन और डिजीज को काउज कराते हैं उनको किल करने के लिए हमारे डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं। एंड अप्लाई ऑन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज होते हैं। जैसा कि मान लो गाइज जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं ये हाई पोटेंट होते हैं, अगर हम इनको लिविंग बॉडी के ऊपर, लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई कराएंगे तो ये उसे डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम इनका यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने घर में देखा होगा, हम सफाई करते हैं, जो हमारा फर्श होता है उसको साफ़ करने के लिए हम फिनाइल का यूज करते हैं, है ना। उसके ऊपर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी हमारी गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए हम फिनाइल का यूज करते हैं। फिनाइल हमारा एक क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। तो गाइज ये हमारा डिसइंफेक्टेंट का काम होता है। इसके बाद हम फ्रेंड देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल में हमारा एल्कोहल, क्लोरीन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे एग्जाम्पल हैं डिसइंफेक्टेंट के। तो गाइज यहाँ पे हमने दोनों को डिफाइन करना था, डिसइंफेक्टेंट को और एंटीसेप्टिक दोनों को डिफाइन करना था। तो देख लेते हैं एंटीसेप्टिक क्या होते हैं। तो गाइज एंटी का मतलब आप समझ रहे होंगे अगेंस्ट, एंड सेप्टिक का मतलब क्या होता है, सेप्सिस, जो हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसे एजेंट जो हमारे सेप्सिस की प्रोसेस को रोक दें उनको हम बोलेंगे एंटीसेप्टिक एजेंट। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं। क्या है ये, डिफाइन एज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज और बॉडी स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। इसका हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारे ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर यूज करे जाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर यूज करे जाते हैं, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। मतलब जैसा कि मान लो हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर कोई भी हमारे जो इन्फेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी ना हो, हमारी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन ना हो, या जो भी हमारी सेप्सिस की प्रोसेस हो रही है, जो हमारे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, उनकी जो पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसे स्टॉप करने के लिए हमारे एंटीसेप्टिक एजेंट यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे दो एग्जांपल हैं एंटीसेप्टिक के, आप यहाँ देख सकते होंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, पोविडोन आयोडीन, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा। जैसा कि कहीं हमारा घाव लग जाता है तो घाव में जैसा कि आपने सुना होगा बेटाडीन ट्यूब, हमारा बेटाडीन का ट्यूब आता है, वो हमारा घाव को फिल करने के लिए यूज होता है। तो ये भाई हमारा एंटीसेप्टिक एजेंट है। पोविडोन और आयोडीन जो हमारा ट्यूब होता है वो हमारा इसीलिए यूज होता है। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, इसे देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछता है व्हाट डज द IMBIC टेस्ट फॉर। जो हमारा IMBIC टेस्ट होता है वो किस लिए यूज होता है। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या होता है हमारा IMBIC टेस्ट। तो गाइस ये क्या होता है, ये एक हमारा ग्रुप होता है। दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट विच इज़ परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बैक्टीरियल स्पेसिस। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा टेस्ट होता है जो बैक्टीरियल स्पेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, या किसी पर्टिकुलर जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। एंड स्पेशली कॉलीफॉर्म, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी कॉलीफॉर्म कैटेगरी से या उसकी फैमिली से आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। अब फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा होगा, जैसे कि हमारे नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प से उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। बट जो हमारी स्पेशल फैमिली होती है कोलीफॉर्म फैमिली, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे कोलीफॉर्म फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बाय द IMBIC टेस्ट। यहाँ पे हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं IMBIC टेस्ट, यहाँ पे हमारे कई टेस्ट होते हैं IMBIC टेस्ट। तो हम उन टेस्ट का यूज करके वो जो हमारे कोलीफॉर्म फैमिली से जो बैक्टीरिया आते हैं उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आप देख लेते हैं जो हमारा IMBIC है इसके अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं इन्हें देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे टेस्ट आते हैं IMBIC स्टैंड फॉर, I4 क्या है हमारा इंडोल टेस्ट, M4 है हमारा मिथाइल रेड टेस्ट, B4 हमारा है बोगस प्रॉक्स का टेस्ट, इसके बाद हमारा C है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। ये सारे टेस्ट हैं जो हमारे IMBIC टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं गाइस। ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है गाइस, इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट। फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट क्या होता है इसे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनकी हम डिसइंफेक्टिंग पावर का मेजर करते हैं। क्या है, फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर्स द डिसइंफेक्टिंग पावर ऑफ एनी डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक एजेंट कंपेयर टू द फिनोल। इसके अंदर क्या करते हैं हम, फिनोल से कंपैरिजन कराने के बाद में जितने भी हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं और एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं उनकी हम डिसइंफेक्टिंग पावर का पता लगाते हैं, उनकी जो पावर है उसका हम मेजर करते हैं। तो चलिए गाइस इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट है वो हमारा क्या है, फिनोल। फिनोल हमारा स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। इससे कंपैरिजन कराने के बाद में जो हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है उसकी पोटेंसी और उसकी पावर का हम मेजर करते हैं। जो उसकी पावर होती है उसकी डिसइंफेक्टिंग पावर को हम मेजर करते हैं। तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम फिनोल से कंपैरिजन कराते हैं। तो इस पूरे टेस्ट को हम बोलते हैं
फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा हम फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट के अंदर क्या करते हैं। गाइस इसमें हमने 2 मार्क्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन को लिखा है। इसको हमने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि डिटेल में बताने के लिए हमारा 7 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके बाद में गाइस देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द राइडियल वॉल्कर टेस्ट। इसको हम राइडियल वॉल्कर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था या उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कराया था। इंट्रोड्यूस बाई राइडियल वॉल्कर इन 1903। ये हमारा राइडियल वॉल्कर के थ्रू 1903 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसलिए हम इसको राइडियल वॉल्कर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देख लेते हैं क्या होता है गाइस। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमसे पूछता है डिफाइन स्टेनिंग एंड गिव डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बताना स्टेनिंग के बारे में, स्टेनिंग क्या होती है और कौन कौन सी हमारी स्टेनिंग की टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टेनिंग का मतलब क्या होता है। तो गाइस जो हमारा स्टेन का मतलब होता है, स्टेन का मीन्स होता है धब्बा, ठीक है। और स्टेनिंग क्या है, स्टेनिंग हमारी मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग में क्या हो रहा है, हम कलर का यूज करके बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। क्या है, स्टेन का मतलब हमारा धब्बा होता है, स्टेनिंग क्या हो गई, हमारी पूरी प्रोसेस हो गई। तो स्टेनिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं बाई यूज ऑफ कलर, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं गाइस क्या होता है। ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है बाई विच वी आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाई यूजिंग डाई सॉल्यूशन अंडर माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर डाई का यूज करके जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी अरेंजमेंट का हम पता लगाते हैं, उसका आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेनिंग, ठीक है। अब जो हमारी स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग में क्या होता है, हमारी 2 तरह की स्टेनिंग होती है, ठीक है। स्टेनिंग हमारी 2 तरह की होती है, एक हमारी होती है सिंपल स्टेनिंग और दूसरी हमारी होती है डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। सिंपल स्टेनिंग में क्या करते हैं गाइस, हमारी सिंपल स्टेनिंग है, इसमें सारे हमारे एक तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एक तरह की बैक्टीरियल सेल होती हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल डाई का यूज करके हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की और किस तरह से उसका अरेंजमेंट है उसके अंदर जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसके बाद में हमारी आती है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो फ्रेंड्स जो हमारी डिफरेंशियल स्टेनिंग है इसमें हमारे कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, है ना, मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डाइज का यूज करते हैं। तो जो हमारी डिफरेंट एक स्पेशल डाई होती है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को क्या करेगी, कवर कर लेगी और क्या करेगी, उसको कलर प्रोवाइड कराएगी। तो गाइस हम डाई का यूज क्यों करते हैं, जो हमारी डाई होती है, अब जैसा कि मान लो हम किसी माइक्रोस्कोप के अंदर किसी बैक्टीरिया को देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब जो बैक्टीरिया हमारे ट्रांसपेरेंट हैं तो हम सही से हमें क्लियरली देख नहीं पाते हैं, हम उन्हें क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है, विजुलाइज नहीं होते हैं। तो क्या होता है गाइस, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डाई डाल देते हैं, कोई कलरिंग एजेंट जो हमारे होते हैं, कलरिंग एजेंट इसके ऊपर हम डाल देते हैं। तो क्या होता है, कलर की मदद से हम उसको देख पाते हैं कि उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है। तो उस सबको हम अच्छे से देख पाते हैं। हमारा क्या होता है, एक अच्छे से हम देख लेते हैं, तो हम उसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से पहचान लेते हैं और उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमारी तरह तरह की डाई होती हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग में, और तरह तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, पर्टिकुलर डाई हमारी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को क्या करती है, कवर कर लेती है और जिससे हम उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं या उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसके बाद में जो हमारी फ्रेंड डिफरेंशियल स्टेनिंग है हमारी 2 तरह की होती है, एक हमारी होती है ग्राम स्टेनिंग और दूसरी हमारी होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये हमारी 2 तरह की डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। तो गाइस आप इन दोनों को अच्छे से देख लें। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। गाइस हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की माइक्रोस्कोपी यूज होती है हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, उनके नाम बताने हैं कि कौन कौन सी माइक्रोस्कोपी हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यूज होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। जो हमारी माइक्रोस्कोपी होती है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, ठीक है। एक हमारी होती है लाइट माइक्रोस्कोपी और दूसरी हमारी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके सोर्स के बेस पे से आइडेंटिफाई किया या डिफरेंशिएट किया। तो हमने क्या किया, 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया। एक हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी हो गई, दूसरी हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गई। अब लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। तो गाइस हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने मेंशन करे हैं ओनली हमने दोनों के मिला के नाम मेंशन कर दिया, हमने इनको अलग अलग नहीं किया है, क्योंकि 2 मार्क्स के हिसाब से हमारे नाम जो हमारे 5 नाम हमने यहाँ पे मेंशन करें यही हमारे काफ़ी हो जाते हैं। 2 मार्क्स में हमसे इतना ही पूछता है, हम सारे कुछ मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारी फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरी हमारी आती है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, तीसरी हमारी आती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसको हम जनरली टैम के नाम से जानते हैं, फिर हमारी आती है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड देन हमारी आती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो गाइस ये सारी माइक्रोस्कोपी हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यूज होती हैं। आप इन सब के नाम अच्छे से देख लें। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसे देख लेते हैं, इसमें हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द 4 नेम ऑफ इक्विपमेंट
विच आर यूज इन स्टेलाइजेशन। अब गाइस यहाँ पे हमने बताना इक्विपमेंट हैं जो हमारे स्टेलाइजेशन में यूज होते हैं, उनके 4 नाम बताने हैं कि कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर स्टेलाइजेशन में यूज होते हैं उनके नाम बताने हैं गाइस। अब गाइस हम जानते हैं जो हमारी स्टेलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करते हैं, या जो हमारा सब्सटेंस है या जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर से जो माइक्रोब्स उसके अंदर ग्रो होते हैं उसको उससे फ्री बनाते हैं ना, एक तरह से उसको किल करके या उससे रिमूव करके हम क्या करते हैं, उसका स्टेलाइजेशन करते हैं। ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है स्टेलाइजेशन की। अब इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं यूज होते हैं उनके बारे में हमने बताना है, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि मान लो जब हम लार्ज स्केल पे किसी का स्टेलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारे ये इक्विपमेंट यूज होते हैं। एक हमारा है हॉट एयर ओवन है, ऑटोक्लेव है, इसके बाद में हमारा आता है स्टीम स्टेबलाइजर एंड देन हमारा यूवी चैम्बर। ये चारों हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल लैब्स के अंदर यूज होते हैं फॉर द स्टेलाइजेशन। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। अब गाइस यहाँ पे हमने डिफरेंस बताना है, जो हमारे बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं और बैक्टीरियोसाइडल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि गाइस इसके नाम से पता चल रहा होगा, बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक का मीन्स होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कांस्टेंट कर देते हैं। ये एक तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को कांस्टेंट कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं, उसे रोक देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। और हमारे दूसरे आते हैं बैक्टीरिसाइडल। गाइस साइडल का मीन्स होता है किल करना। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसकी सेल को डैमेज कर देते हैं। तो गाइस जो हमारे बैक्टीरिसाइडल होते हैं ये क्या होते हैं, इट इज़ द सब्सटेंस डेट कैन किल द बैक्टीरिया। ये हमारे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और जो हमारे बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं ये क्या करते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। जो हमारे बैक्टीरियोसाइडल होते हैं इसके अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबल सेल डेथ होती है, दोबारा से क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होती है। और इसके अंदर क्या होता है, रिवर्सिबल एक्शन होता है। जैसे कि मान लो हमने कुछ समय के लिए जो बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं उनका यूज किया, उसके बाद में जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी जो ग्रोथ है फिर से होने लगी, तो क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरियोसाइडल है इसके अंदर क्या होता है, इनहिबिट द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल की जो बॉल होती है उसके फॉर्मेशन को रोक देते हैं या उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नई सेल होती है वो बन नहीं पाती है और जो पुरानी सेल भी हमारी डैमेज हो जाती है। इसके बाद में गाइस हमारा यहाँ पे आता है इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसे रोक देते हैं। ये हमारे बैक्टीरियोस्टेटिक जो एजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके अंदर डीएनए के रेप्लिकेशन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। इसके अंदर गाइस दोनों एग्जाम्पल हैं, दोनों के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके अंदर हमारा है वैनकोमाइसिन, इसके अंदर क्या है, स्पेक्टिनोमाइसिन। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। सल्फोनामाइड्स भी इसके अंदर ही आता है जो हमारे बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसे देख लेते हैं किस तरह से हमसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, व्हाट आर द असेप्टिक एरिया एंड क्लीन एरिया। यहाँ पे गाइस हमने बताना असेप्टिक एरिया और क्लीन एरिया क्या होता है, दोनों के बारे में हमने डिफाइन करना है। चलिए देखते हैं गाइस। तो गाइस जो हमारा असेप्टिक एरिया होता है, असेप्टिक का मीन्स आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, ए मीन्स क्या हो गया, अब्सेंस, एंड सेप्टिक क्या होता है, सेप्टिक मीन्स सेप्सिस। सेप्सिस की जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, है ना। तो एब्सेंस ऑफ सेप्सिस, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनकी एब्सेंस, ऐसे एरिया जहाँ पे हमारे जो माइक्रोब्स हैं या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, उस एरिया को हम बोलेंगे एसेप्टिक एरिया। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं। एसेप्टिक एरिया इज द एरिया विच हैज़ बीन मेड कंटामिनेशन फ्री। ये क्या होता है, हमारे इसके अंदर क्या होता है, कंटामिनेशन फ्री होता है। ये इसके अंदर जो भी हमारा कंटामिनेट होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमारे माइक्रोब्स इस एरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका एम क्या होता है, हम क्यों इसे डेवलप करते हैं, क्यों बनाते हैं हम एसेप्टिक एरिया को, तो देख लेते हैं। टू एलिमिनेट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स विच आर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं या उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं जो हमारे जर्म्स होते हैं, जो क्या करते हैं, विच आर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को कॉज कराते हैं। तो हमारे ऐसे माइक्रोब्स और हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस एरिया से, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हमारे इसके बाद आता है क्लीन एरिया। तो क्लीन एरिया में क्या होता है, क्लीन एरिया क्या होता है, द एरिया इन विच बी नॉर्मली फोकस ऑन रिड्यूसिंग नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जनरल। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, एक तरह से उसकी क्लीनिंग कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। उसके अंदर जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो नंबर होता है उसको हम डिक्रीज कर देते हैं। तो एक तरह से हमारा क्या होता है, साफ सफाई तो होती है, क्लीनिंगनेस भी होती है, हाइजीन भी रहती है, बट इतने क्लीन नहीं होते हैं जितने कि हमारे असेप्टिक एरिया के अंदर होता है। सेप्टिक एरिया के अंदर हमारी ईयर भी नहीं जा पाती, जो हमारी माइक्रोब्स कंटेनिंग ईयर होती है वो भी हमारी असेप्टिक एरिया के अंदर नहीं जा पाती है, वो हमारे क्लीन एरिया के अंदर आ जाती है। आप गाइज इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मान लो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी टैबलेट और कैप्सूल्स होते हैं उनकी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम कहाँ करते हैं,
हम करते हैं क्लीन एरिया के अंदर। ये हमारा क्लीन एरिया है, ठीक है। क्लीन एरिया के अंदर क्या होता है, हाइजीनिक कंडीशन होती है, कोई भी हमारे माइक्रोब्स नहीं होते हैं, कोई भी हमारी इतनी गंदगी नहीं होती, अच्छे से हमारा क्या होता है, बहुत वेल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम टैबलेट और कैप्सूल की प्रिपरेशन को कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारी बात आती है जो हमारी पेरेंटल होते हैं या हमारी ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं या हमारे स्टेरिलिटी प्रोडक्ट होते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें एक ऐसा एरिया चाहिए होता है जो बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री हो। उसके अंदर हमारा ना तो मॉइस्चर हो, ना हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो जो उसे क्या करें, अफेक्ट करें। तो ऐसा एरिया हमारा कहाँ होता है, ऐसा एरिया हमारा क्लीन एरिया के अंदर ही हमारा एक अलग एरिया डिजाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। वो हमारा क्लीन एरिया के अंदर ही होता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, हीबा फिल्टर्स लगे होते हैं, जिसके अंदर एयर भी हमारी फिल्टर होके जाती है। मीन्स हमारी एयर के साथ भी कोई माइक्रोब्स उसके अंदर ना पहुंच जाएं, ठीक है। तो एयर भी हमारी उसके अंदर फिल्टर होके जाती है और इसके अंदर हम जितने भी हमारे पेरेंटल्स होते हैं या हमारी ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं उन सबको हम इसके अंदर ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारे लेस चांसेस रहते हैं कंटामिनेशन के। तो इसके अंदर क्या है, ये हमारे फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि हमारे एसेप्टिक एरिया और क्लीन एरिया क्या होते हैं। चलिए गाइस इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसे देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है हमसे, डिफाइन माइक्रोबियल कंटामिनेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि हमारी माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या होता है। तो गाइस जो हमारा कंटामिनेशन होता है उसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऐसा कंटामिनेशन जो हमारे माइक्रोब्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है, माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ हार्मफुल और इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटोजोआ इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन। इसके अंदर हमारा कोई ऐसा इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि मान लो कोई माइक्रोब्स वो हमारे फूड या हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन होती है उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर एग्जिस्ट करने लगे या उसके अंदर चला जाए, तो ऐसे जो हमारे प्रोडक्ट होंगे उनको हम बोलेंगे माइक्रोबियल कंटामिनेटेड प्रोडक्ट। तो उसकी सेफ्टी पे, उसकी जो क्वांटिटी हमारी ड्रग की उसके अंदर प्रेजेंट है उसको एक तरह से इफेक्ट कर देते हैं, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको भी अफेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम उसको बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है। हमारा फूड भी होता है, फूड के अंदर भी हमारे जो माइक्रोब्स चले जाते हैं उसे भी कंटामिनेटेड कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसे देख लेते हैं। इसमें क्या पूछता है हमसे, राइट द सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन इन असेप्टिक एरिया। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बताना है जो हमारे सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है इन असेप्टिक एरिया कि किन किन सोर्सेज की वजह से जो हमारा असेप्टिक एरिया है वो कंटामिनेटेड हो सकता है। तो गाइस उसके बारे में हमने यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सोर्स हैं। गाइस जैसा कि हमने पढ़ा था अभी असेप्टिक एरिया के बारे में कि हमारा असेप्टिक एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमारे माइक्रोब्स नहीं होते हैं, तो उसका जो कंटामिनेशन है वो किस किस सोर्सेज की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट है पर्सनल एंड ऑपरेटर। जो ऑपरेटर या पर्सनल जो बंदा है उसके अंदर जो काम कर रहा है उसकी वजह से हो जाए, जैसा कि मान लो वो डर्टी कपड़े पहन के अंदर चला गया, उसके अंदर बहुत सारा डर्ट है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं उसकी ड्रेस के ऊपर, तो उसकी वजह से भी जो हमारा असेप्टिक एरिया है वो कंटामिनेटेड हो सकता है। इसके बाद में गाइस हमारा आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग। जो बंदा उसके अंदर काम कर रहा है वो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी हमारे जो असेप्टिक एरिया है उसे कंटामिनेटेड कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है बिल्डिंग की। गाइस जो हमारी बिल्डिंग है जिसके अंदर हमने असेप्टिक एरिया को तैयार कराया है, तो उस बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं वो सीलिंग नहीं पकड़नी चाहिए, मीन्स एक तरह से उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी होगी तो भी हमारा असेप्टिक एरिया कंटामिनेटेड हो सकता है। इसके बाद में है फ्रेंड्स इम्प्योरिटी इन रॉ मटेरियल। इसके बाद में गाइस इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स, जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं असेप्टिक एरिया के अंदर, अगर वो हमारे ख़राब हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, हमारे असेप्टिक एरिया को एक तरह से कंटामिनेटेड कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमने बताना होता है गिव द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड मोल्ड्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है ईस्ट और मोल्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या डिफरेंस है इनके बीच में। दोनों के बीच में डिफरेंस देख ले रहे हैं, हमारे ईस्ट क्या होते हैं और क्या हमारे मोल्ड्स होते हैं। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, दोनों ही हमारे फंगस हैं। ठीक है, हमारे फंगस के टाइप हैं दोनों, ईस्ट और मोल्ड्स। तो दोनों किस तरह से अलग हैं, किस तरह से डिफरेंट हैं, इन्हें देख लेते हैं गाइस। तो जो हमारे ईस्ट होते हैं, ईस्ट क्या है, रेफर टू माइक्रोस्कोपिक फंगस। ये हमारे माइक्रोस्कोपिक फंगस होते हैं एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल। जो हमारे ईस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिंगल सेल को कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे इनकी जो सेल होगी वो सिंगल सेल होगी, ये मल्टीपल सेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। एंड क्या है, वेरी कॉमन इन इन्वायरमेंट, और जो हमारे हर तरह के इन्वायरमेंट में हो जाते हैं। जैसे कि वेरी कॉमन, जो हमारा कॉमन इन्वायरमेंट होता है उसमें हमारे ये डेवलप हो जाते हैं। एंड क्या है, रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। जैसे कि मान लो इनके पेरेंट सेल है तो इनकी पेरेंट से जो बड निकलती है उस बड के थ्रू इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इनके अंदर इस तरह से डिफरेंस है। अब इसमें देखते हैं जो हमारे मोल्ड्स हैं ये हमारे किस तरह से डिफरेंस है हमारे ईस्ट से। इट रेफर टू अ ग्रोथ फॉर्म ऑफ फंगस।
ये हमारी क्या है, ग्रोथ फॉर्म ऑफ फंगस, मीन्स इसको बोलें तो मल्टी सेलुलर, इसके अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट हैं जिसको हम बोलते हैं हाइफे। जो हमारे मोल्ड्स होते हैं ये हमारे मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं फाउंड इन डार्क एंड स्टीम फील्ड एरिया। ये हमारे कॉमन एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, बट ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन डार्क एंड स्टीम फील्ड एरिया, जहाँ हमारा डार्क होगा और स्टीम फील्ड एरिया होगा ये वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं और किस तरह से डिफरेंट है ये, कि जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, सेक्सुअली और असेक्सुअली होता है। और इसके अंदर किस तरह से होता है हमारा रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग, इसके अंदर बडिंग और फ्यूजन की वजह से होता है, और इसमें किस तरह से होता है, सेक्सुअली और असेक्सुअली। तो ये ईस्ट और मोल्ड्स के बीच में डिफरेंस है। तो गाइज आप इन दोनों को अच्छे से देख लें क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 किस तरह से हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे है डिफाइन द माइक्रोबियल एसे। गाइज यहाँ पे हमने माइक्रोबियल एसे को पढ़ना है। माइक्रोबियल एसे क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे फ्रेंड्स ये हमारा एसे क्या होता है। एसे का मीन्स हमारा होता है टेस्ट, किसी भी चीज़ का हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अब किसका टेस्ट कर रहे हैं, माइक्रोबियल एसे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स का यूज करके हम किसी भी कंपाउंड का टेस्ट कर रहे हैं। क्या है, विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनका यूज करके हम किसी भी कंपाउंड का टेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोबियल एसे। आई होप इसके नाम से आप समझ गए होंगे इसके अंदर क्या होगा। तो गाइज यही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड फॉर्म अ सिंपल और इवन कॉम्प्लेक्स मटेरियल विद यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा केमिकल कंपाउंड होता है उसका हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, उसका जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है उसका हम करते हैं किसी भी कंपाउंड का। कोई हमारा केमिकल कंपाउंड हो सकता है, वो हमारा सिंपल भी हो सकता है या हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। इसमें क्या है, यूज टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ अ ड्रग इन मैन एंड एनिमल। अब फ्रेंड्स ऐसा कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई नई ड्रग बनाई। ठीक है, अब नई ड्रग की हम पोटेंसी किस तरह से चेक करेंगे, हमने क्या करना है, उसका माइक्रोबियल ऐसे करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने कोई नई ड्रग बनाई, अब जो हमारे पास ड्रग है उस ड्रग का हम क्या करेंगे, माइक्रोबियल ऐसे, उसका हम माइक्रोबियल ऐसे करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे। माइक्रोब्स का यूज़ करके हम इस ड्रग की पोटेंसी, जो इसकी पोटेंसी है, इसकी पावर का हम पता करेंगे। तो इस पूरे ऐसे को हम बोलेंगे माइक्रोबियल ऐसे। अब फ्रेंड्स इसमें देख लो होता क्या है, जैसे कि मान लो हमने कोई नई ड्रग डेवलप की है। ठीक है, हमारी ड्रग है, अब ये हमारी ड्रग है, अब उसे हम सीधा मैन के ऊपर यूज नहीं कर सकते, ना ही हम एनिमल के ऊपर यूज कर सकते हैं उसका। अब हम क्या करते हैं, उसका जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, उन माइक्रोब्स के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स जो हमारे होते हैं उन माइक्रोब्स के ऊपर हम इनका यूज करते हैं। अब जैसे मान लो हमारी ये ड्रग है, ये ड्रग हमारी माइक्रोब्स के ऊपर कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, कितनी इफेक्टिव है, कितना हमारा जो पावर है उस पावर से इसको इफेक्ट कर रही है या कितना अपना रिजल्ट दे रही है। तो हमने क्या किया, इस ड्रग की पोटेंसी को, इसकी पावर को चेक किया बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। तो इस पूरे ऐसे को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोबियल ऐसे। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी केमिकल कंपाउंड का या किसी भी ड्रग का हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोबियल ऐसे कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे पूछता है व्हाट इज़ द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनका माइक्रोबियल स्पॉइलेज किस तरह से होता है या क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा स्पॉइलेज का मतलब होता है डिटेरियोरेशन, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसका ख़राब हो जाना, एक तरह से मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड द कंटामिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द माइक्रोब्स विच लीड्स टू द स्पॉइलेज ऑफ द प्रोडक्ट या ड्रग अफेक्टिंग ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी। इसके अंदर क्या होता है गाइज, जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जो माइक्रोब्स चले जाते हैं, क्या करते हैं, वो लीड्स करते हैं स्पॉइलेज को, विच लीड्स टू द अफेक्टिंग ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी। और क्या करते हैं, उस जो हमारी ड्रग की सेफ्टी है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको क्या करते हैं, एक तरह से अफेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा खाने योग्य नहीं रहता है या हमारा यूज करने योग्य नहीं रहता है। इसके अंदर क्या होता है, नॉट इंटेंडेड यूज, और उसका हम एक तरह से फिर यूज नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर होता क्या गाइस, स्पॉइलेज रेफर टू द चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। जो हमारी स्पॉइलेज है, जैसे कि हमारा मान लो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज हो रहा था, तो स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है कि स्पॉइलेज मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाना, उसको हम बोलते हैं स्पॉइलेज। तो इस तरह से हमारे माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसे स्पॉइलेज कर देते हैं, एक तरह से ख़राब कर देते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसे देख लेते हैं। इसमें क्या पूछता है हमसे, इसमें पूछता है गिव द नेम ऑफ द फैक्टर्स
विच अफेक्ट द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बताना कौन कौन से फैक्टर्स हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशनल फैक्टर, दूसरा हमारा आता है मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर की वजह से भी हमारा कंटामिनेशन होता है। फिर रेडॉक्स पोटेंशियल। इसके बाद में फ्रेंड हमारा आता है पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग डिज़ाइन। अब फ्रेंड्स जब हमने किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर ली अच्छे से, अब जब समय आता है उसकी पैकेजिंग का, तो हमने क्या किया, जो हमने पैकेजिंग में इसकी जो मटेरियल यूज़ किया है वो क्या कर रहा है, उसे कंटामिनेट कर दे रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसे कंटामिनेटेड कर दे रहा है। तो ऐसा क्या होता है, ये हमारा फैक्टर के अंदर आता है पैकेजिंग फैक्टर या पैकेजिंग डिज़ाइन। इसके बाद आता है हमारा स्टोरेज टेम्परेचर, फिर हमारा आता है पीएच। ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इन लिस्ट द वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या करना, जो भी हमारे वेजिटेटिव मोड्स हैं इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, उनके बारे में हमने इनलिस्ट करना कि कौन कौन सी प्रोसेस उसके अंदर होती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा। इसमें हमारा सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है हमारा ब्रेकिंग ऑफ मायोसीलिया इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग होती है, जो हमारा मायोसीलिया होता है उसकी ब्रेकिंग होती है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर जो हमारा मायोसीलिया होता है वो टूट जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा आता है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटने, एक तरह से ब्रेक डाउन होना। अकर्स इन यूनिसेलुलर फंजाई वेयर सिंगल सेल इज मल्टीप्लाइड। इसके अंदर क्या होता है, यह कहाँ पे होता है हमारा, जब हमारी सिंगल सेल मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसा कि मान लो हमारे कोई सिंगल सेल थी, अब सिंगल सेल हमारी मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह से हमारी जो सिंगल सेल थी वो मल्टीप्लाई हो गई, तो इनके बीच में क्या फिजन होता है, इस तरह से टूट जाती हैं, दोनों अलग अलग हो जाती हैं। इस तरह से हमारा क्या होता है, फिजन होता है। इसके बाद में फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। बडिंग में क्या होता है, पेरेंट सेल प्रोड्यूस देयर आउटर ग्रोथ नोन एज बडिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी पेरेंट्स होती है, जो हमारी पेरेंट सेल होती है, जैसे कि मान लो ये हमारी पेरेंट सेल है, इसके ऊपर से हमारी बड निकल गई ऊपर को, ये बड क्या करती है, ये बड अपने जो पेरेंट सेल है उससे अलग हो जाती है, इसको पूरी को हम बोलते हैं बडिंग। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, ये बडिंग के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है राइजोमोर्फस। इसके अंदर क्या होता है, हायर फंजाई ग्रुप, एंड देन हमारा आता है स्क्लेरोटा एर्गोट फंजाई। ये गाइस सारे हमारे स्टेप्स हैं, ये हमारे सारे क्या हैं, मोड्स हैं रिप्रोडक्शन में फंजाई में, मतलब इन मोड्स के थ्रू हमारे फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो गाइस आप इन सारे मोड्स के बारे में अच्छे से देख लें, यहाँ पे हमने शॉर्ट में बता दिया, जो हमारा 2 मार्क्स में ऐसे ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे हमारे 19 क्वेश्चन हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के, जो हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।